आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। एक देखिए, आपको बताते हैं, जब आप बहुत सारे इसमें लोग होंगे जो प्राइमरी के साथ साथ जूनियर का भी भरे होंगे, है ना? तो जूनियर में यूपी टेट जैसे प्रश्न आते हैं, देखें पेपर ना, जूनियर में जैसे लगेगा ना कि यूपी टेट जैसा प्रश्न आया है, ठीक? उसमें देखिए, उसमें सिगमंड फ्रायड का क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ आज हम खत्म करेंगे फ्रायड का, ठीक है? और अधिगम का पठार, अधिगम का स्थानांतरण, या हम कह सकते हैं अधिगम का अंतरण, ठीक है? वो भी आएगा आपका, ठीक है? अधिगम का अंतरण, ठीक है? अंतरण कह सकते हैं या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है? फिर अधिगम का वक्र और पठार, अधिगम का वक्र और पठार, ये सारे की सारी चीज़ अभी उसमें पूछते हैं। और देखिए, जो सीखने का सिद्धांत आप लोग पढ़ा है, मतलब 2-3 घंटे में जितना हम कवर करना चाहेंगे कर लेंगे। देखिए, जो स्किनर का सिद्धांत पढ़े हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़े हैं, ठीक है? ये सब के सब उसमें आते हैं, याद रखिएगा। भले ही प्राइमरी वाले में तो नहीं आता है, लेकिन जूनियर वाले में आता है। और थोड़ा सा बुद्धि के बारे में चर्चा किया जाएगा, तो चूंकि प्राइमरी के लिए डेनियल गोलमैन और हार्वर्ड गार्डनर का ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इन्हीं लोग का। चलिए, ब्लूम के टैक्सोनॉमी का भी देखा जाएगा, ब्लूम का टैक्सोनॉमी, है ना? मान लीजिए हो सके प्राइमरी में ना पूछे, जूनियर में पूछ दे, ठीक है? जूनियर में पूछ सकता है ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ठीक है? ये सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे और ये सारे टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है समाजीकरण, है ना? समाजीकरण, परिवार एवं समाज से, मीडिया से प्रश्न आता है ना, एक है समाजीकरण प्राइमरी में। ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है ना? अभी धीरे धीरे ठंडी का असर है, अभी बंद हो गया है, बंद कर दो, ठीक है? समाजीकरण ये है, और बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है वो सब आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक? तो इन सभी चीज़ों को पढ़ा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। और देखो, सबसे बड़ी बात पता है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वो हम आपको बता देते हैं क्या चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बड़ा ही हास्यास्पद है, एनसीएफ 2005 पढ़ लो, ठीक है? और सभी निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, ठीक है ना? एनसीएफ 2005 पढ़ लो, सभी निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना। और हर विषय का 100 ग्राम कंटेंट पढ़ लो, समझ में आ रहा है ना? हर विषय का 100 ग्राम कंटेंट पढ़ लो, और बच्चे को कुछ होने मत देना, बच्चे को कुछ होने मत देना, ठीक ना? सीटेट पास हो जाओगे, समझ में आ रहा ना? और सीटेट क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। देखो, समझ में आ रहा ना? एनसीएफ 2005 पढ़ लो, सभी निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, हर विषय का 100 ग्राम कंटेंट पढ़ लो, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने आपको सब बताया ना, इन सब के बारे में अगर आप जैसे कि मान लीजिए 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं, 1 हफ्ते में सोच रहे हैं कि हम निकाल दें सीटेट, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या कर लो? पढ़ लो। वही कहा जा रहा है कि 100 ग्राम कंटेंट पढ़ लो, बच्चे को कुछ होने मत देना, समझ में आ रहा ना? बच्चे को कुछ नहीं होने देना है, समझ में आ रहा ना? हमेशा याद रखना है, हमेशा हमको पॉजिटिविटी ही निकालना है, ठीक है? ये नहीं कि अगर आप एक अध्यापक हैं और बच्चे को किसी समस्या का समाधान करना है, बच्चा बड़ा उदंड है तो 2 थप्पड़ मार दिए, समझ में आ रहा है ना? तब तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, दंड में चला जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चे को कुछ होने मत देना, क्या हो जाओगे? ऑटोमेटिक सीटेट पास हो जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, इन सब पे ध्यान देना है आपको, ठीक है? मिटा दें। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए।
और हाँ, हम प्रश्न भी लेके आए हैं जहाँ तक पॉसिबल होगा, ठीक है। आपको प्रश्न भी कराएंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करेंगे, पता है किससे? हम शुरुआत करेंगे सृजनात्मकता से, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, जो आप पढ़े हैं बिल्कुल उसी चीज़ को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। और देखिएगा, इसको फोकस भी करना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, सृजनात्मकता आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से जो भी चीज़ पढ़िएगा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। चलिए देखिए, ये सृजनात्मकता क्या होता है। सृजनात्मकता को हम लोग कहते हैं क्या? क्रिएटिविटी कहते हैं ना, क्रिएटिविटी। और याद रखिएगा, इस सृजनात्मकता के कई नाम में होते हैं, कई नाम होते हैं। विकल्प में जब आपको नाम मिलेंगे तो आपको क्या होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। अरे यार, हम तो सृजनात्मकता पढ़े हैं और पता चलता है कि इसका नाम लोचनीयता आ गया, इसका नाम नमनीयता आ गया, है ना, इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया सृजनात्मकता। तो इसके सबसे पहले हम अन्य नामों पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड लेंगे, है ना, थोड़ा सा हम स्पीड लेंगे, ठीक है। देखिएगा, सृजनात्मकता का अन्य नाम पहले समझिए कि इसका अन्य नाम क्या क्या है। पहली बात तो इसका अन्य नाम क्या है, नमनीयता, है ना। इसका नाम क्या है, नमनीयता। इसका नाम क्या है, लोचनीयता। इसको हम क्या कहते हैं, लोचनीयता कहते हैं, ठीक है। इसी को फादर कामिल बुल्के ने क्या कहा था, सृजनात्मकता कहा था। क्या कहा था, सृजनात्मकता। याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे सृजनात्मकता के नाम हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कोई प्रश्न दे देगा और उस प्रश्न में अगर सृजनात्मकता से संबंधित क्या अगर इस तरीके का विकल्प देता है, ठीक है, तो आप एकदम याद रखिएगा कि हाँ, ये सभी के सभी सृजनात्मकता के अन्य नाम हैं। तो इन्हीं को हमको क्या करना है, टिक करना है। तो इसको हम कहते हैं सृजनात्मकता, ठीक है। अब रचनात्मकता, उत्पादक, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आप लोग जानते ही हैं। उत्पादक, है ना, उत्पादक या रचनात्मकता, ठीक है। रचनात्मकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीटेट में अगर पेडागोजी में रचनात्मक जैसे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि सृजनात्मक होता है तो सृजनात्मक क्या होता है, रचनात्मक होता है, ठीक है। सृजनात्मक क्या होता है, अगर हम कहें तो ये मौलिक होता है। क्या होता है, मौलिक होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी क्या है, इसके नए नाम हैं। चलिए अब हम ये जानें कि सृजनात्मकता होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, और बच्चे के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है और बच्चा क्या करता है, उस परिस्थिति से मतलब अवगत नहीं रहता है कभी, लेकिन क्या होता है, अचानक उसके दिमाग में सूझ आ जाता है या अचानक उसके दिमाग में कोई समझ आता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नवीन उत्पाद या नया कुछ सुझाव आता है उस बच्चे के दिमाग में, उसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं। या किसी बच्चे से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और बच्चा उस प्रश्न का जवाब अपने हिसाब से मौलिक तरीके से देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। समझ में आ रहा ना। मार्केट में अगर वस्तुओं से संबंधित अगर हम बात करें, मार्केट में अगर ये मार्कर बिल्कुल नया है तो इसको हम कहेंगे मौलिक, नवीन उत्पाद कहेंगे, यानी कि इस मार्कर के जैसा और कोई मार्कर नहीं है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। अच्छा देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है क्या, जैसे जेम्स ड्रेवर, नाम याद रखिएगा, जिसका भी हम नाम बोल रहे हैं वो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यानी कि जहां नया रचना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं नवीन रचना, है ना, या नवीन उत्पादन। जहां नवीन रचना या नवीन उत्पादन होता है वहीं पे क्या होता है, सृजनात्मक होता है, ठीक है। अर्थात हम सृजनात्मक शब्द का अर्थ भी अगर जानने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता ही क्या, नवीन रचना, यानी कि कोई नई रचना या कोई नया उत्पाद। समझ में आ रहा ना। तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि जो सृजनात्मक होता है वो मुख्यतः नवीन रचना और नवीन उत्पादन में होता है, ठीक है। वहीं पे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। सृजनात्मक क्या है, देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, क्रो एंड क्रो ने कि
सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्या है? प्रक्रिया है। व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। यानी कि जो सृजनात्मक होता है वो मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। अरे मौलिक परिणाम कैसा? ऐसा परिणाम जो बिल्कुल नया नया हो, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा हमेशा गणित में 30 नंबर लेके आता है 50 में, वो किसी दिन 40 लेकर के आया, तो ये क्या हो गया? मौलिक परिणाम हुआ ना, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में नए नए जो उपज आते हैं, किसी समस्या के समाधान का नया नया तरीका आता है, नया नया सुझाव आता है, वो सभी क्या होता है? सृजनात्मकता से तात्पर्य होता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक कहते हैं, ठीक है। प्रश्न में ऐसा कभी बार बार पूछा भी है कि कोई एक बच्चा, अब देखिए इसी सृजनात्मकता के जो पार्ट होंगे अपसारी और अभिसारी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्या है, अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न का जवाब कई तरीके से देता है तो बच्चा कैसा होगा? सृजनशील होगा। सृजनशील होगा ना, वो बच्चा सृजनशील होगा, ठीक है। और याद रखिएगा सृजनशील होने के लिए न्यूनतम बुद्धि की जो लब्धि होनी चाहिए वो 90 से 110 होनी चाहिए, सामान्य होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा सामान्य है तभी क्या होगा? सामान्य बुद्धि लब्धि का है तभी आप समझिए कि वो सृजनशील होगा, क्योंकि सृजनशील बच्चा वही होता है जो सोचे, किसी समस्या का समाधान सोचे, किसी जटिल परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए प्रयास करे, सोचे, ठीक है ना, कल्पना करे, ठीक है। वही क्या होता है? बच्चा सृजनशील होता है। तो जब बुद्धि रहेगी तभी तो सोच पाएगा ना, अब बुद्धि नहीं रहेगी तो सोचेगा कैसे, ठीक है। तो ये होता है सृजनात्मकता। अच्छा चलिए, सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व हैं एक बार थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जैसे कि याद रखिएगा जो इसका एक तत्व है वो है प्रवाह। याद रखिएगा प्रवाह प्रश्न में आता है, ठीक है। सृजनात्मकता के निम्न में से कौन से तत्व नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन से तत्वों को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सृजनात्मकता का एक तत्व होता है प्रवाह, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एक तत्व है प्रवाह, सृजनात्मकता का एक तत्व है प्रवाह, ठीक है। अब बताइए जरा ये प्रवाह होता क्या है? प्रवाह क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई समस्या है और उस समस्या को बच्चा अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें प्रवाह में कि समस्या को बच्चा क्या करता है? और भी अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करता है। यानी कि कौन? जो बच्चा सृजनशील होता है वो समस्या को अपने क्या करता है? अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करता है। और कहीं प्राइमरी विद्यालय में देखिएगा बहुत से कंडीशन होगा कि बच्चा अपने समस्या को बता नहीं पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो वो बच्चा सृजनशील है क्या? नहीं। लेकिन जो बच्चा सृजनशील होगा वो क्या करेगा? वो बच्चा अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से, बिल्कुल धारा प्रवाह, ठीक है ना, धारा प्रवाह तरीके से अभिव्यक्त कर पाएगा। यानी कि प्रवाह क्या है? तो जो बच्चा अपनी समस्याओं को धारा प्रवाह जैसे एकदम अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? अभिव्यक्त करता है, ठीक है, वो होता है क्या? प्रवाह। यानी कि समस्या को अधिक से अधिक तरीके से क्या करे? अच्छे तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे। एक है विविधता, एक है विविधता, ठीक है। हम कह सकते हैं विविधता या कह सकते हैं मौलिकता या हम कह सकते हैं नमनीयता, ठीक है। ये सब हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। विविधता, मौलिकता और नमनीयता, ठीक है। याद रखिएगा जो मौलिकता होता है, हमने बताया था कि मौलिकता किसी भी चीज की टू कॉपी नहीं होती है। मौलिकता किसी चीज की टू कॉपी होती है? टू कॉपी नहीं होती है। यूनिक यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो नया नया अभी आया है मार्केट में, ठीक है। या बच्चा किसी प्रश्न का जवाब दिया तो बिल्कुल नया नया जवाब, हमको नया विचार उसको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। वो होता है क्या? मौलिकता। यानी कि मौलिकता किसी चीज की टू कॉपी नहीं होती है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या एक तरह से देखा जाए तो नया उपज है, नया सृजन है, ठीक है। तो मौलिकता उसको कहते हैं। एक है आपका नमनीयता। तो नमनीयता में हमने आपको बताया था कि व्यक्ति का जैसा नजरिया होता है वैसा ही, माने जैसा नजरिया होता है, जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही व्यक्ति सोचता भी है, ठीक है। मान लीजिए कि अध्यापक ने कोई प्रश्न पूछा, ठीक, अब बच्चा ने उसको क्या किया? सकारात्मक लिया तो जवाब सकारात्मक देगा, नकारात्मक लिया तो बच्चा उसका जवाब क्या देगा? नकारात्मक तरीके से देगा, ठीक है। तो वो होता है क्या? नमनीयता, ठीक है।
यानी कि जैसा दृष्टि होगा, अगर बच्चे का दृष्टि नवीन दृष्टिकोण है तो बच्चा क्या करेगा, किसी प्रश्नों का जवाब भी या कोई भी चीज, ठीक है, नए तरीके से बताने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये है विविधता, मौलिकता और नमनीयता। एक है विस्तारण, एक है क्या, विस्तारण। याद रखिएगा विस्तारण क्या होता है। ठीक है, विस्तारण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पंक्ति दे दिया जाए और बच्चा क्या करता है, उस पंक्ति का विस्तार, ठीक है, अलग तरीके से करता है। सारे बच्चे हैं, अभी एक प्रश्न का जवाब दे दिया जाए लिखने के लिए, तो आप लोग उस प्रश्न का जवाब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, सबका विचार तो एक जैसा होगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर कोई एक पंक्ति दे दिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि इस पंक्ति का क्या करो, विस्तार करो, ठीक है, या व्याख्या करो, तो बच्चा क्या करता है, उस पंक्ति का व्याख्या, ठीक है, कुछ ऐसा करता है जो सारे बच्चों की अपेक्षा अलग हो। ठीक है, तो ये विस्तारण होता है। ठीक है, यानी कि एक सृजनशील बालक के अंदर प्रवाह मिलते हैं, प्रवाह की भावना मिलती है, विविधता, मौलिकता, नमनीयता देखने को मिलती है और विस्तारण भी देखने को मिलता है। ठीक है, और एक है पुनः परिभाषीकरण। पुनः परिभाषीकरण में क्या होता है, देखिएगा, कोई एक व्यक्ति क्या कर देता है, किसी चीज का परिभाषा दे देता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका आलोचना करते हुए नया परिभाषा देता है। ठीक है ना, पुनः परिभाषीकरण का मतलब होता है कि किसी दिए हुए परिभाषा को बदल करके, ठीक है, आप मतलब नए तरीके से परिभाषा दे रहे हैं, यानी कि आप उसमें कुछ नया चीज लेकर के आ रहे हैं। अधिगम की परिभाषा कई लोगों ने कई तरीके से दिया। जीन पियाजे का सिद्धांत था, जीन पियाजे का जो अवस्था का सिद्धांत था ना, उस अवस्था के सिद्धांत का विकल्प दिया था ब्रूनर ने। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के सिद्धांत का एक विकल्प दिया था। अगर कहा जाए तो एक आलोचनात्मक तरीके से उसने सिद्धांत दिया था। तो ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी कहलाता है क्या, सृजनात्मक। यानी कि पुनः परिभाषीकरण भी किसकी दृष्टि में आ जाएगा, सृजनात्मक की दृष्टि में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए, कोई एक परिभाषा अगर अध्यापक बता देता है, बच्चा सुन लिया, सुन करके समझ करके, ठीक है, अब वो दिमाग में बैठा लिया है। अध्यापक कल आते हैं, पूछते हैं चलो बताओ इसका परिभाषा। बच्चा उस परिभाषा को डिट्टो नहीं बताता है, उस परिभाषा को अपने हिसाब से बताता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पुनः परिभाषीकरण। समझ में आ रहा ना। लेकिन ऐसा करने वाला बच्चा क्या कहलाएगा, सृजनशील बालक कहलाएगा। यानी कि सृजनात्मक या सृजनशील बालक के अंदर ही प्रवाह, विविधता, मौलिकता, नमनीयता, ठीक है, पुनः परिभाषीकरण, विस्तारण, ये सभी की सभी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में क्या होता है, अगर कोई बच्चा है उसके अंदर अच्छाई, बुराई, कमी, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, बच्चा क्या कर सकता है, इन सभी चीजों को पहचान करके अपने हिसाब से कोई कार्य करता है, उसको हम कहते हैं क्या, संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता, ठीक है ना। संवेदनशीलता में होता क्या है कि बच्चा अपने हिसाब से किसी भी कार्य को क्या करता है, जान करके, पहचान करके, अपनी अच्छाई को, बुराई को, योग्यताओं को ध्यान में रख करके करता है। ये नहीं कि किसी चीज को देख करके बिल्कुल संवेदनशील हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है इस संवेदनशीलता में कि बच्चे अपने अच्छाइयों को, बुराइयों को, कमी को, योग्यताओं को पहचानता है और पहचान करके किसी कार्य को करता है। ठीक है, तो ये संवेदनशीलता भी पाई जाती है सृजनशील बालक के अंदर। तो समझ में आ गया ना, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, नमनीयता, विस्तारण, संवेदनशीलता, ये सभी के सभी तत्व हैं, घटक हैं किसके, सृजनात्मकता के। ठीक है, अगर ये सारी चीजें किसी बालक के अंदर पाई गई तो समझ लीजिए वो बच्चा क्या है, सृजनशील है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, इसी के अंतर्गत आता है अपसारी और अभिसारी चिंतन। याद रखिएगा, ये अपसारी और अभिसारी चिंतन किसके दिमाग की उपज है, पता है आप लोग को, डेनियल, ये जो जेपी गिलफोर्ड का नाम सुने हो आप लोग। जेपी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने बताया था कि जो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होते हैं, ठीक है, जो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होते हैं वो सृजनात्मकता से एक तरह से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जेपी गिलफोर्ड ने बताया था किसके बारे में, अपसारी चिंतन के बारे में। ठीक है, अपसारी चिंतन के बारे में और अभिसारी चिंतन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम जरा देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये दोनों के बारे में किसने बताया था, गिलफोर्ड ने। ठीक है, अब देखिए अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन होता है जैसे कि कोई जटिल समस्या हो, ठीक है, कोई जटिल समस्या हो या कोई कठिन परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल क्या है, कठिनाइयों से भरी हुई है। ठीक ना, यानी कि जब कोई जटिल समस्या या कोई कठिन परिस्थिति होता है और बच्चा
क्या करता है, उस परिस्थिति में या उस परिस्थिति के हिसाब से अपने दिमाग को क्या करता है, अपने दिमाग को ऐसे तैयार करता है, ठीक है, कि इसका हल कई तरीके से निकाल लेता है। यानी कि बच्चा जटिल समस्या, कठिन परिस्थितियों में भी क्या करता है, उसका समाधान कई तरीके से करता है। उसी को हम कहते हैं, उस बालक के अंदर हम कहते हैं कि अपसारी चिंतन है। ठीक है, यानी कि जटिल समस्या में, कठिन परिस्थितियों में क्या करता है बच्चा, कई तरीके से समाधान निकालता है, कई तरीके से उसका निवारण करता है, कई तरीके से उसका निराकरण करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस बच्चे के अंदर कौन सा चिंतन है, अपसारी चिंतन है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इस अपसारी चिंतन को हम वैज्ञानिक चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, इसको हम एक और चिंतन कहते हैं, क्या, पार्श्विक चिंतन कहते हैं ना जी, पार्श्विक चिंतन। याद रखिएगा, इसको हम पार्श्विक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, इसको हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि किसी जटिल और कठिन परिस्थितियों में बच्चा किसी समस्या के समाधान का कई तरीके से हल निकालता है, कई तरीके से निराकरण करता है। ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, एक बच्चे से अगर हम प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का जवाब कई तरीके से देता है। ठीक है, और उसमें भी क्या होती है, मौलिकताएं होती हैं, नवीनताएं होती हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए उस बालक के अंदर कौन सा चिंतन है, अपसारी चिंतन है। इसीलिए इस चिंतन को हम वैज्ञानिक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, किसी एक समस्या का कई तरीके से समाधान करना। ठीक है, तो होता है अपसारी चिंतन। अब देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है। इस अभिसारी चिंतन में होता है कि किसी जटिल और कठिन परिस्थितियों में समस्या का समाधान परंपरागत तरीके से करना। किस तरीके से करना, परंपरागत तरीके से करना। ठीक है ना, परंपरागत तरीके से करना। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी भी समस्या का समाधान अगर हम देखें तो बच्चा क्या करता है, पहले के द्वारा निर्धारित, ठीक ना, जो पहले निर्धारित होता है जैसा, वैसा ही तरीके से अगर करता है, पुराने तरीके से करता है, किसी एक तरीके से करता है, ठीक है, परंपरागत तरीके से करता है, तो उस बालक के अंदर कौन सा चिंतन आता है, अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी जटिल और कठिन परिस्थितियों में बच्चा समस्या का समाधान किसी एक तरीके से करता है, पुराने तरीके से करता है, परंपरागत तरीके से करता है, ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर कौन सा चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है। इसलिए हम इसको परंपरागत चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगमनात्मक चिंतन। ठीक है, याद रखिएगा, आगमनात्मक चिंतन। इसलिए हम इसको लंबवत चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत चिंतन। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में, जटिल समस्याओं में बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान किसी पुराने तरीके से करता है, किसी एक तरीके से करता है। ठीक है, तो वैसे बालकों के अंदर अभिसारी चिंतन होता है। तो समझ में आ गया, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, अपसारी और अभिसारी चिंतन होते हैं। और ये प्रवाह, विविधता, मौलिकता, नमनीयता, विस्तारण, संवेदनशीलता, सृजनात्मकता के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। जिस बालक के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाएंगी वो बालक क्या होगा, सृजनशील बालक होगा। तो सृजनात्मकता आपका कंप्लीट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, कि अगर कोई बालक किसी समस्या का समाधान नए तरीके से करता है तो उसके अंदर कौन सा चिंतन है, अपसारी चिंतन है। नहीं दिया रहेगा अपसारी तो वह पूछेगा कि ऐसा बालक मतलब क्या है, ऐसा बालक किस प्रकार के श्रेणी में आता है, तो सृजनशील के श्रेणी में आता है, सृजनात्मकता के श्रेणी में आता है। ठीक है, अगर बालक किसी समस्या का समाधान परंपरागत तरीके से कर रहा है या पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कर रहा है तो उस बच्चे के अंदर कौन सा चिंतन होता है, तो अभिसारी चिंतन होता है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में किसने बताया था, जेपी गिलफोर्ड ने बताया था। ठीक है, अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में। ठीक है, ये आपके भले प्राइमरी वाले में ना पूछे, ठीक है, लेकिन जूनियर वाले में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
अब हम आपको पढ़ा देते हैं आकलन एवं मूल्यांकन। ठीक है, आकलन एवं मूल्यांकन। देखिएगा, आकलन और मूल्यांकन से भी प्रश्न आते हैं, और आकलन मूल्यांकन अभी तक शायद हमें वो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन आपको नहीं बताए थे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मूल्यांकन पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद से हम आपको बताते हैं। देखिए, अब है मूल्यांकन। ठीक है ना, मूल्यांकन। देखिए, शब्द से ही आशय आपको पता चल जाता है कि मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्यों को क्या करना, अंकित करना। ठीक है, तो भैया अंकन का मतलब क्या, कोई संख्या प्रदर्शित करेंगे ना। बच्चा अगर गणित में तेज है, ठीक है, गणित के मतलब जैसे संख्या पद्धतियों में, ठीक है, या गणित संक्रियाओं में, जोड़ घटाव गुणा भाग में, ठीक है, एक प्राइमरी का बच्चा अगर तेज है तो ये इसका जो गुण होगा ना बच्चे का, गणित में तेज होना। ठीक है, अब वहीं पे क्या होता है, दूसरे विषय में क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन अगर गणित की बात अगर हम करें, गणित में बच्चा अगर तेज है तो वो क्या है, उसका मूल्य है। क्या है उसका, वो मूल्य है। ठीक है, मान लीजिए गणित में बच्चे ने क्या पाया, 100 में पाया 80, तो जो ये 80 है, हमने ये अंकन है। 80 क्या है, अंकन है ना। 80 क्या है, मात्रात्मक है। 80 क्या है, संख्यात्मक है। 80 क्या है, मापन है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हमने क्या कर दिया, ग्रेड दे दिया ए, तो ये ए क्या हो गया, ये मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, ए मूल्य। ठीक है, गणित का ये मूल्य हो गया, और हमने इसको क्या किया, अंकन किया है। किससे, 80 से। ठीक है, यानी कि 80 इसका क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। और मापन हमेशा मात्रात्मक होता है, संख्यात्मक होता है। यानी कि किसी बच्चे के गुणों को क्या करना, गुणों को क्या करना, अंकन करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, या किसी बच्चे के गुण जैसे मूल्यों को, ठीक है, अंकित करना, ठीक है, क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। याद रखिएगा, हमाचेक ने कहा था कि मूल्यांकन उस मापन की व्याख्या है जो व्यक्ति के कार्य का मूल्य निर्धारण करता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो मूल्यांकन है उस मापन की व्याख्या करता है। यानी कि ये ए है ना, ए क्या है, मूल्यांकन अगर हम कह सकते हैं, क्या है, ये मूल्यांकन है। ये किसकी व्याख्या कर रहा है, ए 80 की व्याख्या कर रहा है कि बच्चा गणित में 100 में से 80 पाया है, इसलिए वो ए है बच्चा, इसलिए ए है, ए ग्रेड है। ए ग्रेड का मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, सीटेट में अगर आपने 150 में से 75 पाया तो 75 आपका क्या होगा, मापन होगा। 75 आपका मापन होगा, मूल्यांकन नहीं होगा। मूल्यांकन होगा पास फेल, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। समझ में आ रहा ना। ठीक है, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, ये जो शब्द हैं, ये जो चीजें हैं, ये कहलाती हैं क्या, मूल्यांकन। और केवल 75 पाए आप, 80 पाए आप, 82 पाए, 90 पाए, वो कहलाता है क्या, मापन। समझ में आ रहा ना। यानी कि जो आपका मूल्य है, उस मूल्यों को, यानी कि आपने सीटेट में 5 विषयों में आपने जितना भी नंबर पाया, ठीक है, जितना भी नंबर पाया वो हो गया अंकन। ठीक है, और किस विषय में कितना पाया, कितनी कैपेसिटी रही, ठीक है, वो होगा आपका मूल्य। समझ में आ रहा ना। यानी कि मूल्य को हम किससे संबंधित रखते हैं, तो गुण से संबंधित रखते हैं। किसी बालक या व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, संख्या से अंकित करते हैं या अंकित करते हैं। ठीक है, वो कहलाता है अंकन। ठीक है, इसलिए हमाचेक ने कहा था कि मूल्यांकन उस मापन की व्याख्या है जो व्यक्ति के कार्य का मूल्य निर्धारण है। अच्छा, वांट एंड ब्राउन ने कहा था कि मूल्यांकन मापन पर निर्भर है। देखिएगा, जो मूल्यांकन है ना वो मापन पर निर्भर होता है। कहने का मतलब जो ए है, ये किस पर निर्भर है, 80 पे है। ए निर्भर है ना 80 पर। अच्छा, आप बताइए, जब ए 80 पर निर्भर है तो क्या ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, समानार्थी नहीं है। ठीक है, ए भले 80 पर निर्भर है, यानी कि मूल्यांकन मापन पर निर्भर होता है, लेकिन दोनों भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समानार्थी नहीं होते हैं। इसीलिए वांट एंड ब्राउन ने कहा था कि मूल्यांकन मापन पर निर्भर होता है, लेकिन यह एक दूसरे के समानार्थी नहीं होता। ठीक, तो होता क्या है, तो मूल्यांकन इस प्रश्न के उत्तर में मापन से आगे है कि प्राप्त मात्रा वांछनीय है या नहीं। मूल्यांकन
यानी कि ए इस मापन से प्रश्न के उत्तर में आगे है, क्या है आगे कि यह मात्रा वांछनीय है कि अवांछनीय है। यानी कि जो 100 में से बच्चा 80 पाया है ये सही है कि गलत है, वांछनीय है कि अवांछनीय। आप मुझे बता दीजिए क्या इस बच्चे को हम गणित में 100 में से 110 दे सकते हैं क्या? अगर हम 110 दे देंगे तब तो ये अवांछनीय हो जाएगा। अगर हम इसको 100 में से 100 तक देते हैं तब तक वो वांछनीय है, 90 तक देते हैं तो वांछनीय है। ठीक है, तो ये मापन जो मूल्यांकन होता है ये मापन पर निर्भर होता है, लेकिन मूल्यांकन और मापन समानार्थी नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और याद रखिए, देखिए विशेषताएं बता रहे हैं आपको। ठीक है, मूल्यांकन मापन से अगर ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो याद रखिएगा, मूल्यांकन मापन पर निर्भर होता है, न कि मापन मूल्यांकन पर निर्भर होता है। मूल्यांकन और मापन एक दूसरे के समानार्थी नहीं होते, अलग होते हैं। पहली बात, समानार्थी नहीं होते हैं। और देखिए ये जो मूल्यांकन है मापन से एक प्रश्न के उत्तर में आगे है कि जो मापन है वो वांछनीय है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि 100 में से जो 80 पाया गया वो वांछनीय है कि अवांछनीय है। 100 में से 110 तो नहीं दे दिया गया, और 100 में से 80 दिया गया है तो ये ग्रेड क्या होगा, समझ में आ रहा ना? तो जो मापन मूल्यांकन होता है, ठीक है, वो बताता है कि मापन वांछनीय है कि अवांछनीय है। ठीक है, हमने बताया था मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला जो मूल्यांकन होता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन। देखिएगा, बस बातों को समझिएगा। जो मूल्यांकन है पहला वो है योगात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है कि किसी बच्चे का वर्ष के अंत में एक बार किया गया मूल्यांकन। वर्ष के अंत में कोई बच्चा है, अगर वो विद्यालय में पढ़ रहा है, ठीक है, और उस बच्चे का हम क्या करते हैं? वर्ष के अंत में, ठीक है, एक बार क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? योगात्मक मूल्यांकन। जैसे कि तिमाही छमाही होता है ना, तो उसी तरीके से एक परीक्षा होता है वार्षिक परीक्षा। तो बच्चा जैसे कि 3 से 4 में गया, ठीक है, तो 3 से 4 में गया तो कैसे गया भैया? पास हुआ तभी तो गया, तो उसका परीक्षा होता है। ठीक है, साल में एक बार, जिसको हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं। और उस वार्षिक परीक्षा में बच्चा क्या करता है? पास हो जाता है, यानी कि वो मूल्यांकन में सफल रहा। तो वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में जब एक बार मूल्यांकन होता है बच्चे का, वो मूल्यांकन कहलाता है क्या? योगात्मक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 में बताया गया था कि एकदम घटिया मूल्यांकन है। क्या है? एकदम घटिया मूल्यांकन है। इसका सबसे ज्यादा क्या हुआ था? आलोचना हुआ था कि वर्ष के अंत में केवल एक बार मूल्यांकन लेंगे। ठीक है, 1 साल तक बच्चा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक है, उसका पता ही नहीं चला। और वर्ष के अंत में हमने एक बार मूल्यांकन लिया। ठीक है, क्या मूल्यांकन केवल पास फेल को दर्शाता है? क्या मूल्यांकन केवल ये दिखाता है क्या कि बच्चे मतलब कहाँ तक क्या किए, क्या नहीं किए? हमको देखना है, हमको बच्चे को अवार्ड नहीं देना है, बच्चे को केवल सर्टिफिकेट नहीं देना है, हमको देखना है कि बच्चा कितना सीखा, बच्चा का कितना विकास हो रहा है, बच्चा का शिक्षा में कितनी प्रगति हो रही है। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या निर्धारित करता है? मूल्यांकन बच्चे के शिक्षा में प्रगति को निर्धारित करता है। मूल्यांकन बच्चे के शिक्षा में विकास को निर्धारित करता है। मूल्यांकन का मतलब केवल पास फेल करना नहीं है। मूल्यांकन का मतलब बच्चे को अवार्ड देना नहीं है। मूल्यांकन का मतलब बच्चे को सर्टिफिकेट देना नहीं है। मूल्यांकन का मतलब है कि शिक्षा में किस हिसाब से प्रगति हुआ। मूल्यांकन का मतलब है बच्चे की शिक्षा में किस तरीके से विकास हुआ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख करके एनसीएफ 2005 में बताया गया कि वर्ष के अंत में केवल एक बार ही मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, एक बार ही केवल मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख करके क्या किया गया? और भी कुछ मूल्यांकन को जोड़ा गया। ठीक है, तो जो मूल्यांकन जोड़ा गया था वो था क्या? रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, या हम कह सकते हैं इसको संरचनात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा, रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? अध्यापक पढ़ाने के दरमियान ही बच्चों से क्या करता है? प्रश्नोत्तरी करता है। अगर मैं एक अध्यापक हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते पढ़ाते ही हमने क्या किया? हमने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, हमें जानने का हक तो है ना। हम पढ़ाते वक्त ही बच्चे से क्या कर लेते हैं? प्रश्न का उत्तर पूछ लेते हैं, बच्चा प्रश्न का उत्तर दे पाता है, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है। ठीक है,
तो रचनात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो अध्यापक पढ़ाई के दरमियान ही बच्चों से क्या करता है? प्रश्न पूछता है, उनका मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो उसको ही हम कहते हैं क्या? रचनात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि ये पढ़ाई के दरमियान ही होता है, अध्यापक पढ़ाते वक्त ही क्या करता है? मूल्यांकन करता है। वो मूल्यांकन हो जाएगा संरचनात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। मान लीजिए पढ़ाते वक्त ही अध्यापक ने क्या किया? बच्चे से प्रश्न पूछ दिया, बच्चा प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहा है। आप बताइए, उस वक्त जब बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है तो क्या गारंटी है कि वर्ष के अंत में एक बार जब मूल्यांकन होगा तो बच्चा उस प्रश्न का जवाब दे पाएगा या लिख पाएगा नोटबुक में, है ना? इसलिए इस मूल्यांकन को भी जोड़ा गया कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा को मतलब हमें ये पता चलेगा कि बच्चा रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा, पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया रचनात्मक मूल्यांकन को। अब आता है आपका सतत मूल्यांकन, है ना? सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन याद रखिएगा। सतत मूल्यांकन में क्या होता है? देखिए, सतत मूल्यांकन में होता है कि एक निश्चित समय पे, निश्चित अंतराल पे अध्यापक क्या करता है? बच्चे का मूल्यांकन करता है। जैसे कि हमने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हमने कहा कि एक हफ्ते के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी नंबर दिलाएंगे आपको। हमने कहा कि हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, 2 लेसन, और हम आपसे एक हफ्ते में टेस्ट लेंगे। यानी कि किसी निश्चित अंतराल में, यानी कि एक हफ्ते पे, 10-10 दिन पे, 15-15 दिन पे, ठीक है, किसी निश्चित अंतराल में ली जाने वाली जो मूल्यांकन है उसको हम कहते हैं क्या? सतत मूल्यांकन। ये एक निश्चित अंतराल में मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाता है, और रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाई के समय ही अध्यापक मूल्यांकन कर लेता है, और सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो एक निश्चित अंतराल में होता है। प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि निश्चित अंतराल में, ठीक है, बच्चे का जो मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, वह निम्न में से किस मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और सबसे अंत में जो मूल्यांकन है उसको हम कहते हैं क्या? व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? व्यापक मूल्यांकन। देखिएगा, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो बच्चे के ज्ञान के सभी क्षेत्रों, सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे के ज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना, ज्ञान के क्षेत्र में सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसको हम कहते हैं क्या? व्यापक मूल्यांकन। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का उठना बैठना, ठीक है ना, खेलना कूदना, यानी कि शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। उसी को हम कहते हैं क्या? व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। और वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन होता है वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। यानी कि एनसीएफ 2005 में इस मूल्यांकन को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये रहा है आपका मूल्यांकन। अब देखिए, अब है अधिगम का आकलन। उस पर फोकस करिएगा कि अधिगम का आकलन क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन समझ में आया ना? मूल्यांकन में आपको याद रखना है रचनात्मक, ठीक है, और उसके बाद से आपका योगात्मक और सतत और व्यापक।